वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ENG 201 की लेक्चर सीरीज का 36वां लेक्चर है, जो कि हम लैंग्वेज रिव्यू ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब तक हमने पैराग्राफ पे पढ़ा था और अब हम सेंटेंसेस पे आ गए। यानी कि हम हर बारीक चीज़ तक जाएँगे ताकि हमारी जो गलतियाँ हैं वो दूर हो सकें, ठीक है? क्योंकि हम यही सीख रहे हैं कि हमने बिज़नेस और टेक्निकल राइटिंग किस तरह करनी है। अब एज़ अ पैराग्राफ हमने पिछले लेक्चर में देखा कि पैराग्राफ के हमने देखा कि मुख्तलिफ तरीकों से पैराग्राफ को लिखा जा सकता है, हम राइटिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह दूर कर सकते हैं, ठीक है? अब हम सेंटेंस लेवल पे आ जाते हैं। कि सेंटेंस के अंदर से प्रॉब्लम्स किस तरह खत्म की जा सकती हैं, एक सेंटेंस को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो आज हमारे टॉपिक में ये सारी चीजें शामिल होंगी। कहते हैं स्टैक्ड मॉडिफायर्स एंड नाउन्स, ठीक है? वो कहते हैं अवॉइड यूजिंग लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ मॉडिफायर्स और नाउन। आप नाउन यूज कर रहे हैं, मॉडिफायर यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबे नहीं यूज करेंगे वरना आप स्टक हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि वो हार्ड टू रीड होते हैं और क्रिएट एम्बिगिटी, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा मुश्किल या लंबे जो है वो नाउन्स या मॉडिफायर यूज़ करते हैं। अब नाउन का तो आपको पता है कि नाम, लेकिन मॉडिफायर्स क्या होता है? मॉडिफायर हर वो लफ्ज़ है जो आपके जो नाउन को क्लियर कर रहा हो, आपके वर्ब को क्लियर कर रहा हो, यानी उनके साथ हेल्पिंग जो चीज़ें लगी हुई होती हैं ना, वो सारे मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है? नाउन के मॉडिफायर्स भी होते हैं, वर्ब्स के भी होते हैं, उसके अलावा जितने भी एडजेक्टिव्स के होते हैं सारे, उन्हें मॉडिफायर्स बोला जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं वर्डीनेस। वर्डीनेस क्या होती है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा लफ़्ज़, यानी आप अपनी बात कहने के लिए बहुत ज़्यादा लफ़्ज़ यूज़ करते हो, तो वो क्या कहलाती है? वर्डीनेस कहलाती है। यानी एक्सेसिव यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, आप इनडायरेक्टली बात करने लग जाओ। अब सीधी-सी बात है कि आप कह दो कि प्लीज़ चुप कर जाएँ। अब इसके लिए आप कहें मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ ये हो रहा है, वो हो रहा है, चुप कर जाएँ। तो बात आप लंबी कर रहे हो, ठीक है? सामने वाले को आप नॉर्मली भी बोल सकते हो, ठीक है? तो वर्डीनेस वो होती है कि जब आप एक्सेसिव यूज़ करते हो पैसिव वॉइस का, एक्सेसिव यूज़ करते हो नॉमिनलाइज़ेशन का, अननेसेसरी रिपिटिशन करते हो, अननेसेसरी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हो, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है? वर्डी राइटिंग क्रिएट होती है। और वर्डी राइटिंग क्या होती है? आपकी क्लैरिटी को सैक्रिफाइस कर देती है, ओमिट कर देती है आपकी इन्फॉर्मेशन की वाइटल, यानी कि जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी उससे ध्यान हट जाता है, ठीक है? जब आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करोगे तो पता नहीं चलेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, और उसके अलावा आपकी बात की क्लैरिटी खत्म हो जाती है वर्डीनेस से। अब इसमें इन्होंने इतनी सारी चीज़ों का जो है वो हवाला दिया था कि जिससे वर्डीनेस आती है। तो सबसे पहले क्या चीज़ थी? पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस, कि पैसिव वॉइस कम यूज़ करनी है। कहते हैं यूज़ द एक्टिव वॉइस व्हेनेवर इज़ पॉसिबल इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। जब आपको पता है, हमने पहले पढ़ा था कि पैसिव वॉइस हमें मोस्टली तब यूज़ करनी चाहिए जब हमें बैड न्यूज़ देनी हो, ठीक है? तो अदरवाइज़ वो कह रहे हैं कि जब आपको पता है कि पैसिव वॉइस एप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप कोशिश करें कि एक्टिव वर्ब्स यूज़ करें, ठीक है? क्योंकि एक्टिव वॉइस यूज़ करने से क्या है, आपका जो सेंटेंस होता है वो कंसाइज़ रहता है, टू द पॉइंट होता है, सामने वाले को बात समझ आ जाती है। और एक्टिव वॉइस जो होता है वो एम्फसाइज़ करता है आपके वर्ड्स पर, ठीक है? ज़ोर डालता है। जबकि पैसिव वॉइस क्या होता है? डी एम्फसाइज़ करता है और एलिमिनेट कर देता है एक्शन को, ठीक है? वो क्योंकि एक्शन जो सारा होता है वो वर्ब से, यानी कि सब्जेक्ट से हट के ऑब्जेक्ट पे चला जाता है ना, इस वजह से। आगे चीज़ है नॉमिनलाइज़ेशन। नॉमिनलाइज़ेशन होती है कि टर्न कर देना वर्ब को नाउन में। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरफेयर वर्ड है ना, मुदाखलत करना। इंटरफेयर एक वर्ब है, फ़ेल है, ठीक है? लेकिन अगर हम इंटरफेरेंस बना दें तो ये वर्ब बन गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जब हम वर्ब को नाउन में कर देते हैं कन्वर्ट, तो इससे क्या हो जाता है कि वर्ब के ऊपर जो एम्फसाइज़ था, जो हमारा फ़ोकस होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है? तो इसे नॉमिनलाइज़ेशन कहते हैं, वर्ब्स को नाउन में जो है वो कर देने से, कन्वर्ट कर देने से। ठीक है? तो इससे ये होता है कि जो है ना, हम आपकी वही चीज़ की वर्डीनेस आती है, बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम नॉमिनलाइज़ेशन को यूज़ किया जाए। आगे चीज़ है अननेसेसरी रिपिटिशन, कि आप एक ही वर्ड को बार-बार यूज़ कर रहे हो। या अब अली के बारे में बात हो रही है, तो अब हर बार अली, अली लिखोगे तो जब सबको पता है कि एक पैराग्राफ में उसी के बारे में बात हो रही है, बार-बार नहीं लिखने की ज़रूरत है। ठीक है? तो अननेसेसरी रिपिटिशन आपने नहीं करनी किसी भी चीज़ की। अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको बार-बार यूज़ नहीं करना। जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला देयर इज़, इट इज़ बार-बार यूज़ कर रहे हैं, तो अवॉइड करें कॉमन चीज़ें बार-बार यूज़ करने से, सामने वाले आपकी उस चीज़ से बोर हो जाता है। फिर आ गया ओवरलोडेड सेंटेंस, कि आप जब सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा ओवरलोड होते हैं, बहुत सी चीज़ें उनमें शामिल होते हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि अवॉइड करें इस चीज़ को, कि आप अपने रीडर को इतनी ही इन्फॉर्मेशन दें जितनी उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है? तो वो कहते हैं कि अब एक सेंटेंस को 20 लफ्ज़ों का बनाने से अच्छा है कि आप 2 सेंटेंसेस लगा लो जो 5-5 वर्ड्स के हों। ठीक है? तो कहते हैं कि इस तरह मैनेज करें, अपने मैनेजेबल पीसेस में उनको कर दें। वो कहते हैं अब हम सेंटेंस के अंदर जो हमने ओवरलोडेड सेंटेंस होते हैं ना, उनकी कुछ मिसालें देखते हैं यहाँ पे। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स कुछ टाइप्स हैं ये। सेंटेंस फ्रेगमेंट ये होता है कि जब आपके सब सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब या फिर दोनों ही मिसिंग होते हैं, लेकिन वो फिर भी इस तरह लिखा हुआ होता है, इस तरह से पंक्चुएट किया गया होता है कि जैसे वो कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है? जैसे ड्राइविंग इन द सिटी ड्यूरिंग द इवनिंग रश, और अब यहाँ पे कौन कर रहा है ड्राइविंग, कौन ड्राइविंग कर रहा है, नहीं लिखा हुआ, सब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन लिखा हुआ ऐसे है कि जैसे ये पूरा सेंटेंस है। तो अगर आपको लगे कि आपका सेंटेंस
सॉरी, सेंटेंस में वर्ब या सब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या है, सेंटेंस फ्रेगमेंट है। इसकी मिसाल के लिहाज से यानी मिसाल लिखी हुई हो सकती है और ये अब उसमें आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, या वैसे भी आपके सेंटेंस फ्रेगमेंट की मिसाल जो है वो तारीफ भी आ सकती है, तो ये याद रखना है। उसके बाद कॉमा स्प्लाइस। कॉमा स्प्लाइस ये होता है कि जब नेवर लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लॉज विद जस्ट अ कॉमा, कि जब दो इंडिपेंडेंट आपके पास क्लॉज मौजूद है, दो इंडिपेंडेंट फिक्रे आपके पास मौजूद है, उन्हें सिर्फ कॉमा के साथ आप जो है वो लिंक ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह आप करेंगे तो वो कहलाएगा कॉमा स्प्लाइस एरर, यानी कि एक ये गलती कहलाएगी। जैसे कि आप ये देखिए नीचे एग्जांपल में, द सन इज हाई, पुट ऑन सम सन ब्लॉक। अब ये दोनों लफ्ज अलग-अलग हैं। सन इज़ हाई, सूरज तेज चमक रहा है, पुट ऑन सम सन ब्लॉक, अपने चेहरे पे या कहीं भी कुछ सन ब्लॉक लगा लो। अब ये अलग-अलग बात कीजिए तब भी समझ में आती है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं, तो इनको कॉमा से अगर हम लिंक करेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है? ये कॉमा स्प्लाइस एरर है, ये याद रखना है आपने। ठीक है? तो अब कहते हैं कि 4 तरीके हैं इस कॉमा स्प्लाइस एरर को खत्म करने के। सबसे पहले ये है कि उस कॉमा की जगह आप क्या कर दें, दोनों को अलग-अलग लिख दें। सेपरेट कर दें सेंटेंसेस को, दरमियान में फुल स्टॉप लगा के अलग-अलग कर दें। पंक्चुएट करें, अलग-अलग पढ़ें दोनों को। दूसरी चीज़ है रिप्लेस द कॉमा विद अ सेमीकोलन। आप उस कॉमा की जगह सेमीकोलन लगा दें, ठीक है? तो वो जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि रिप्लेस द कॉमा विद अ कॉमा एंड कोऑर्डिनेशन कंजक्शन, या फिर ये करें कि आपने कॉमा तो लगाया है, कॉमा लगा के फिर साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा दें, एंड लगा दें, यानी सन इज़ हाई एंड पुट ऑन सम सन ब्लॉक, यानी सिर्फ कॉमा गलत होगा, साथ कुछ कंजक्शन लगी होगी, ऐसे जो वर्ड जो दोनों को जोड़ रहा हो, सो लगा दें, देयरफॉर लगा दें, ठीक है? कि सन मतलब द सन इज़ हाई देयरफॉर पुट ऑन सम ब्लॉक, इस वजह से तुम क्या कर लो, सन ब्लॉक लगा लो। तो कुछ भी ऐसा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा देंगे तो फिर भी वो ठीक हो जाएगा। फिर कहते हैं मेक वन ऑफ द क्लॉज इनटू सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि या फिर ऐसा करें कि साथ जो है एक दोनों, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, तो फिर क्या कर दें कि अगले के साथ कुछ ऐसा जुमला मिला दें कि वो उस पे डिपेंड कर रहा हो, तो फिर इससे भी जो है वो आपकी जुमला गलत नहीं होगा। फिर पिछला अलहदा हो जाएगा और अगला जो है क्योंकि वो किसी और के साथ मैच हो रहा होगा, इस वजह से आपका जुमला ठीक हो जाएगा। तो ये 4 तरीके बताए गए हैं। फिर अगला है फ्यूज्ड सेंटेंस। फ्यूज्ड सेंटेंस वो होता है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और उनको बगैर किसी कंजक्शन के और बगैर किसी पंक्चुएशन के अगर इकट्ठा पढ़ दिया जाए, तो वो क्या होता है, फ्यूज्ड सेंटेंस हो जाता है। जैसा कि अब ये मैंने मिसाल जो यहाँ पे पढ़ी इसी को पढ़ लेते हैं कि द सन इज़ हाई पुट ऑन सम ब्लॉक, ठीक है? अगर हम बगैर इस कोमा, बगैर फुल स्टॉप के इकट्ठा इसे पढ़ दें तो ये क्या बन जाएगा, फ्यूज्ड सेंटेंस, ठीक है? यानी ये सामने वाले को कन्फ्यूज़ कर देगा कि ये क्या बात हो रही है, सामने वाले इसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है? कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ हैं और उनको इकट्ठा कर दिया जाए विदाउट कंजक्शन, विदाउट पंक्चुएशन। इकट्ठा करेंगे तो वो फिर फ्यूज सेंटेंस हो जाएगा। अगला है स्ट्रिंगी सेंटेंस। अवॉइड स्ट्रिंगिंग सेवरल क्लॉजेज दैट वुड बी ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड इफ दे आर ब्रोकन अप टू सेपरेट क्लॉजेज, यानी 2 या 2 से ज़्यादा इस तरह इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जिनको अगर अलग-अलग पढ़ा जाए, ठीक है? अलग-अलग पढ़ा जाए तो उनको पढ़ना भी आसान है, समझना भी आसान है। अगर हम उनको इकट्ठा कर देंगे और स्ट्रिंग बना देंगे तो वो मुश्किल हो जाएँगे, तो ये गलत है, इसको अवॉइड करें। ये स्ट्रिंगी सेंटेंसेस होते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज़ 2 या 3 हो, लेकिन हम उनको इकट्ठा करके पढ़ दें। वही जो ऊपर फ्यूज़ सेंटेंस है, फ्यूज़ में सिर्फ 2 हैं, लेकिन यहाँ पे सेवरल क्लॉज़ेज़, यही बस फ़र्क है कि यहाँ पे सेवरल 2 या 3 है, उनको इकट्ठा कर दिया जाए बगैर किसी जो है वो कंजक्शन वगैरह के। तो या कंजक्शन लगा के भी अगर इकट्ठा किया गया, तो अगर आसान है उनको अलग-अलग पढ़ना, तो आप अलग-अलग पढ़ें और अलग-अलग लिखें उनको। ज़्यादा लंबे स्ट्रिंगी सेंटेंसेस ना बनाएँ जिससे सामने वाला कन्फ्यूज़ हो जाए। फिर वो कहता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, बिटवीन प्रोनाउन और उनके एंटीसीडेंट्स के दरमियान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी कोहेरेंस के लिए ज़रूरी है। यानी आपको एडिटिंग करते हुए आप ये देखो कि आपका जो वर्ब है वो एग्री है आपके सब्जेक्ट के साथ, यानी जैसा आपका सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट ही है, ठीक है? तो आपके साथ वर्ब के साथ ऐसे यही एस लगा होना ज़रूरी है, प्रेज़ेंट फॉर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है? यानी कि आपका वर्ब सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के हिसाब से है, आपका जो प्रोनाउन है आपके नाउन के हिसाब से है कि नहीं? अगर ऐसा ना हो कि आपका नाउन मेल था और आपने आगे प्रोनाउन जो है उसका फीमेल वाला यूज़ कर दिया, ठीक है? यानी एडिटिंग करते हुए श्योर करें कि आपके जेंडर के लिहाज से नंबर जो है एंटीस्टेंट्स के वो सेम है, ठीक है? श्योर करें कि आपका प्रोनाउन एप्रोप्रिएट है और ये आप क्लैरिटी के लिए ये भी श्योर करें कि आपका जो प्रोनाउन है वो क्लियरली, क्लोज़ली जो है वो लिंकेज है उसका एंटीसीडेंट के साथ, यानी प्रोनाउन को जो रेफर कर रहे होते हैं आगे इज़, एम, आर जो वर्ड्स लगे होते हैं, उनके साथ क्लोज़ली लिंक्ड है या नहीं है। यानी ये सारी चीज़ें ग्रामर के लिहाज से आप ये देख लें, एग्री कर लें इस चीज़ पे कि आपके जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ लिंकेज है कि नहीं, आपका वर्ब है वो नाउन के साथ लिंकेज है या नहीं, ऑब्जेक्टिव के साथ है या नहीं, उनके अंदर जितनी मैंने ग्रामर यूज़ की है वो अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को अगर आप देख लेंगे तो आपके सेंटेंस की जो गलतियाँ हैं वो खत्म हो जाएँगी। हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ की जो मुख्तलिफ अक़साम पढ़ी हैं, किस किस्म के सेंटेंस नहीं बनाने, फ्यूज़ नहीं बनाना, स्ट्रिंगी नहीं बनाना, कॉमा स्प्लाइस नहीं करना, ठीक है? जो है उसके बाद ये सारी चीज़ें देख लेने से आपका सेंटेंस जो है वो अच्छा हो जाएगा।
तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।